गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। मैं दीपेश वर्मा, ब्रांड मैनेजर वेस्टिज। आज न्यूट्रिशनल वीक के इस मौके पर हमारे साथ हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और वेलनेस कोच डॉक्टर मंजरी चंद्रा। डॉक्टर मंजरी चंद्रा को 25 सालों से अधिक का अनुभव है और डॉक्टर मंजरी चंद्रा को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि सेमो एशिया वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल चॉइस अवार्ड, आयुष अवार्ड और वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड एंड एसोकैम अवार्ड फॉर बीइंग ए पॉपुलर कंसल्टेंट इन द फील्ड ऑफ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन। वेलकम मैम। थैंक यू दीपेश। सो मैम, जब भी हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर में बात करते हैं तो सबसे पहला कंसर्न हमारा होता है वेट के ऊपर में। सो ऑप्टिमम वेट होना वेट मैनेजमेंट में कितना ज़रूरी है? पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी लोगों को कि लोग अपने वज़न को कई बार बीमारी की तरह नहीं देखते, बट इफ़ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ेस, ओबेसिटी या मोटापा भी एक बीमारी है और इसलिए उसको ठीक करना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे कि बीपी को ठीक करना या शुगर को ठीक करना या कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना। और अपने आप में ओबीज होना या ज़्यादा वज़न कैरी करना प्री डिस्पोजेज यू टू मैनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो जिनका वज़न ज़्यादा है या जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज बॉडी फैट ज़्यादा है, स्पेशली सर्टन पार्ट्स में, जैसे एब्डोमिनल एरिया में अगर आपके ज़्यादा वेट कैरी कर रहे हो या आप सबक्यूटेनियस विसरल फैट ज़्यादा कैरी कर रहे हो, तो आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वज़न को सिर्फ वज़न की तरह नहीं देखें, उसको ये समझें कि एक बीमारी है एंड जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर आइडियल होना चाहिए, वैसे वज़न भी एक सर्टेन रेंज में होना चाहिए। और अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो कि आप किसी से समझ सकते हैं या खुद पढ़ सकते हैं, वो ज़रूर करने चाहिए। सो मैम, जब भी वेट मैनेजमेंट की जर्नी शुरू होती है उसमें किस तरीके के ऑब्स्टेकल्स आते हैं और इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो मुझे लगता है यही आता है, मैं आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब भी वेट लॉस के लिए हमारे पास कोई आता है और हम उसको बोलते हैं कि आप हर दिन थोड़ा सा ये करें या अपने खाने को चेंज करें, तो पहली चीज़ वो हमें बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हम इतना ट्रैवल करते हैं, हम कब टाइम, हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, घर पे हम खा नहीं सकते क्योंकि हम इतनी लेट तक ऑफिस में होते हैं, तो हमें बाहर का खाना खाना पड़ता है। तो सबसे पहला इसमें जो एक ऑब्स्टिकल है वो एक माइंडसेट का ऑब्स्टिकल है। वेट लूज करना इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू बिल्ड। मैं अपने को कमिट करी हूँ कि मुझे अच्छे नंबर लाने तो मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। उसी तरह वज़न कम करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट हम अगर उसको पहले अपने बिहेवियर में ही वो चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप साइंस कितना भी समझ लें, जब तक आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे वो चेंजेस को, तो ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है। और दूसरा ये होता है कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बट विद टाइम दे गेट बैक टू देयर रूटीन सेल्फ। इनफैक्ट एक बहुत फनी चीज़ है, अगर कोई हेल्दी खाता है तो हम बोलते हैं वो डाइट पे है, यू नो, विच इज़ अ वेरी फनी थिंग टू से। ज़्यादातर लोग गलत खा रहे हैं, इसका मतलब जो हेल्दी खा रहा है वो डाइट थोड़ी कर रहा है, वो सही खाना खा रहा है। तो मैम, जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसको क्या हम नॉर्मल डाइट से पूरा कर सकते हैं? देखिए, प्रोटीन जो होता है ना, एक ज़्यादातर ऐसे सोर्सेस से मिलता है जो हमारे स्टेपल का पार्ट नहीं है। हम खाने में नॉर्मली रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल खाते हैं, उसमें रोटी चावल ज़्यादा होता है, थोड़ी सी सब्ज़ी होती है, कभी थोड़ा दही, कुछ नट्स ले लिए। तो जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वही बहुत कम है इंडियन डाइट में, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में। ज़्यादातर हम कार्ब्स खा रहे होते हैं, रोटी, चावल, दाल, जो मोस्टली कार्ब्स हैं। इसलिए कई लोगों को प्रोटीन की कमी है या प्रोटीन का कंजम्पशन कम है। इसलिए बिकॉज हम इतना कार्ब लोडेड डाइट खाते हैं, इसलिए भी हमें एक स्पेशल एंडेवर करना पड़ता है अपने पेशेंट्स को या लोगों को समझाने में कि प्रोटीन इंक्लूड करना ज़रूरी है और कैसे उसको हर मील का पार्ट बना सकते हैं। मैम, वेट मैनेजमेंट जर्नी जब भी होती है सो इसमें लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन इसमें जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत हाई होता है, तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? वो इसीलिए हाई होता है क्योंकि आपने मेंटली खुद को प्रिपेयर ही नहीं किया कि आपको लगा कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, किसी वेट लॉस कोच के पास, वो आपको एक मील प्लान बना देंगे और आपका वज़न कम हो जाएगा। ऐसे शरीर
में जो आपका वेट है वो मल्टी फैक्टोरियल है, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आप कब सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना मूवमेंट कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं, आपने किस दिन सुबह का सूरज देखा नहीं देखा, आपने क्या खाया, वो खाना कहाँ बना था, कितना खाया, रात में आपके सोने और खाने में कितना गैप है, आपने कितना पानी पिया, कितनी बार कॉफ़ी पी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट। और लोग उस हर फैक्टर को कई बार पूरी तरह से एड्रेस नहीं करते। तो हम बोलते हैं जो डिनोमिनेटर्स हैं वेट मैनेजमेंट के, वो 4-5 बड़े डिनोमिनेटर्स, आपको साथ में सब कुछ करना पड़ेगा। और आप देख भी सकते हैं कि जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं या जिनका वेट कंट्रोल में होता है, वो सोते भी सही टाइम पे, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग या कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी करते हैं, और नॉर्मली ज़्यादा फोकस्ड लोग होते हैं। मैम, हमारी जो डेली की डाइट होती है और जो फिजिकल एक्टिविटी है, इनका कितना रोल होता है एक वेट मैनेजमेंट जर्नी में? तो जो हम वज़न कैरी करते हैं ना अपने शरीर में, वो ज़्यादातर आपके खाने पे डिपेंडेंट होता है। तो 80% ऑफ योर वेट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, 20 to 30% इज़ डिपेंडेंट ऑन योर एक्सरसाइज। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपना खाना नहीं बदलते पर जिम में जाके 2 घंटे दौड़ रहे हैं। वो अच्छे हैं, आप दौड़ रहे हैं, पर उससे आपको वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस के लिए आपको अपना खाना बदलना पड़ेगा। आप खाने में वो चीज़ें खाइए जो आपकी शुगर को स्पाइक ना करें, इंसुलिन बनना ना कॉज करें शरीर में, फैट स्टोरेज या अक्यूमुलेशन को का जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट ना करें। तो आपको खाना मेनली बदलना होता है। अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो 70 to 80% ऑफ योर वेट लॉस और योर वेट मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू ईट। तो मैम, जैसे आपने खाने बदलने की बात करी, तो मार्केट में कई तरीके के मील रिप्लेसमेंट्स होते हैं जी। सो मील रिप्लेसमेंट का कितना और क्या रोल होता है आपके वेट मैनेजमेंट के लिए? इसको ना एक बहुत, अगर आप लॉजिकल या रैशनल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो किसी को भी अगर आपने देखा हो जो बहुत हेल्दी हो, वो इसलिए हेल्दी हो गया हो कि उसने मील रिप्लेसमेंट लिया हो। मैम, अक्सर देखा गया है कि लोग मील रिप्लेसमेंट 2-2 टाइम अपना मील रिप्लेस करते हैं उसके लिए। तो ये तरीका क्या सही है या इसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? वेट लॉस उन्हीं का होता है जो एक डिसाइड करते हैं कि अगले 3 महीने तक मैं अच्छा खाऊंगा, क्लीन खाऊंगा, स्लीप साइकिल्स को मैनेज करूंगा, इतना बेसिक मूवमेंट रोज करूंगा, उतना करने से वेट लॉस हो जाता है। और बाकी जो थोड़ा बहुत एडिशनल सपोर्ट आप ले सकते हैं। एक्चुअली एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ऑल्दो आप मील रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ कि हमारे जो डाइट है वो बहुत न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड भी है। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसमें उतने मिनरल्स, विटामिन्स नहीं है। तो सप्लीमेंट्स, इन सप्लीमेंट्स की जगह एक्चुअली आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे आइडेंटिफाइड है कि मुझे बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, जिंक की कमी, इट्स बेटर कि मैं वो चीज़ को करेक्ट करूँ सप्लीमेंट्स से। तो मैम, जैसा भी आपने कहा, विटामिन्स और मिनरल्स का एक बराबर प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो मिनरल्स कितने ज़रूरी होते हैं एक नॉर्मल हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए या डेली की एक्टिविटीज़ के लिए? बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत कम मात्रा में मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होते हैं, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द बॉडी। तो मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम्स, नैनोग्राम्स में चाहिए होते हैं, बट ये बहुत वाइटल होते हैं। क्यों वाइटल होते हैं? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेमोग्लोबिन जो बना है वो आयरन का एक से बना है। तो आयरन चाहिए आपको प्रोटीन में कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अगर आयरन का, या हम मेल्स में एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि जिंक और सेलेनियम की अगर कमी होगी तो पूरा नहीं बनता है। अगर आपको आयोडीन या फॉलिक एसिड की कमी होगी तो आपका बॉडी इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगी। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज, हार्मोनल पाथवेज के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं मिनरल्स। और हमारे खाने में थोड़े कम इसलिए हो गए क्योंकि हम रिफाइंड खाते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर मुझे जैसे लंच करना है, अगर मैं खड़े हुए चने और उसमें सब्जियां डाल के खा लूँ एज अगेंस्ट में छिली हुई दाल और सफ़ेद चावल खा लूँ, तो क्या हो रहा है, वो जो छिली हुई दाल और सफ़ेद चावल है, क्योंकि वो पॉलिश है तो उसमें मिनरल्स रिमूव हो गए। अगर मैं खड़े चने या उबले हुए चिक पीस खा रही हूँ या पनीर खा रही हूँ या होल वेजिटेबल्स खा रही हूँ रॉ, तो वो मिनरल्स इंटैक्ट। सो लाइक मैम, गट हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, तो ये एक गट हेल्थ हमारा एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो इसकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसकी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं? सो पहले तो गट हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट है आपके खाने पे। आप, मैं एक एग्जांपल, सपोज मेरे हाथ में ना एक बड़ा सा कट हो जाए, तो अगर मुझे पानी भी लगता है तो वो भी हर्ट करने लगता है। दैट इज़ बिकॉज माई बॉडी इज़ इन्फ्लेम्ड। ऐसे जब हम कचरा खाते हैं या गलत चीज़ खाते हैं या पैकेज प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड फूड खाते हैं, तो हमारे गट की जो लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग है, जिसको हम स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन या लीकी गट या इंजरी हो जाती है। जैसे ही वो होता है, और क्योंकि आप रोज गलत खा रहे हैं मोस्टली, तो वो इंजरी कभी ठीक ही नहीं होती। तो फिर जैसे ही आपका इंटेस्टाइन्स इंजर होती हैं, तो देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कम इन। इसीलिए हम जब किसी को कोई भी गट इश्यूज होते हैं, जैसे कोई हमारे पास रिफ्लक्स से या आईबीएस से या क्रॉन्स है या उसको कोई कॉन्स्टिपेशन है क्रॉनिक, इस तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं, सबसे पहले हम उनको खाने चेंज करते हैं, उनको हम एलिमिनेशन डाइट पे डालते हैं। एलिमिनेशन का मतलब वो 10 चीज़ें जो आपको नुकसान करती हैं उनको 3 महीने के लिए बिल्कुल आपने बंद कर देना है, जिससे आपकी बॉडी हील हो सके। जहाँ आपने एलिमिनेशन की बात करी, तो मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, ये जो डिहाइड्रेशन होता है, क्या वेट मैनेजमेंट में डिहाइड्रेशन होता है? अगर होता है तो इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, तो कई लोग जो वज़न कम करने की कोशिश करें, जब अपना खाना बदल देते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो वाटर की रिक्वायरमेंट कई गुना बढ़ जाती है। और क्योंकि हम हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर में आजकल रहते हैं, गाड़ियों में एसी है, ऑफिसेज में एसी है, तो हम उतना ओवरटली स्वेट नहीं करते, तो कई बार हमें प्यास लगती नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्रेन में प्यास का और भूख का रिसेप्टर एक ही है। तो प्यास लगी होती है, हमें रियलाइज़ नहीं होता, हम कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है एसी में। Right. हम कई बार इतना पानी पीते ही नहीं जितना हमें चाहिए, क्योंकि हम एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं रह रहे आज, ना हम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को इंटरनल वाटर की कमी होती है, जिसको डिहाइड्रेशन भी बोला जा सकता है। और वो करेक्ट नहीं, बिकॉज 70% ऑफ माई बॉडी इज वाटर। एवरी पाथवे इन द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। सो मैम, लाइक आपने डाइजेशन के ऊपर में जो बताया, तो अगर हम वेट मैनेजमेंट जर्नी अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर वेट मैनेजमेंट के एक रूटीन को फॉलो करना चाहिए, तो किस तरीके की डाइट हमें लेनी चाहिए? So, instead of getting into this, I could probably talk about the principles of what a person should do if they're trying to be healthy in terms of manage weight or lose weight. पहली चीज़ होती है, हमारा शरीर भगवान ने ऐसे बनाया कि आज से 100 साल पहले तक किसी को इतने पैकेट खोल के इंस्टेंट नूडल्स और कुकीज़ नहीं मिलते थे। ये रीसेंट एडिशन है हमारी डाइट में। और बहुत सारी चीज़ें जो हम रात में 11 बजे फूड ऑर्डर कर सकते हैं आज ऐप पे, वो पहले नहीं था। तो एक्चुअली हमारे फोर फादर्स सिर्फ 1 या 2 बार खाते थे, या मैक्सिमम 3 बार अगर बहुत दे वर एफ्लुएंट। बट अब क्या हो गया, हर इंसान हर टाइम खा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको कम खाना है। मेन प्रॉब्लम आजकल क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अंडर नरिश, पीपल आर ओवर नरिश, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि आप एक सिंपल सा प्रोसेस करिए, सुबह 9-10 बजे के पहले कुछ मत खाइए और शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ मत खाइए। एटलीस्ट आप एक लिमिटेड टाइम विंडो, जिसको आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, ऑल्दो वो फास्टिंग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा करते थे, क्योंकि सूरज ढलने पे लोग खाना खा लेते थे और सुबह उठते थे, काम करके पूजा करके फिर खाते थे कुछ। कोई भी उठ के म्यूजिली खा के ऑफिस नहीं चला जाता था ना। तो हम 9 बजे और 7 बजे के बीच में अगर खाएं, तो हम सर्केडियन रिदम, जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ऑनर कर रहे हैं। तो पहला जो चीज़ है वो ये कि आप अपना विंडो कम करें खाने का, रात में देर से ना खाएं, सुबह उठते ही ना खाएं, पहली चीज़ है। दूसरा, कई बार ना खाएं। हमारा किसी को हमसे पहले इतनी जो लग्जरी हमें है कि हमेशा खाना अवेलेबल होता है, किसी को नहीं थी। तो हमारा सिस्टम इस तरह से है कि आप 1 बार या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार खाएं। अगर आप 3 बार खाना चाहते हैं तो 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर में, 1 बार, पर बीच बीच में फिर उठ के चाय और कुकीज़ ले आए, फिर नीचे जाके एक सैंडविच खा लिया, फिर कुछ समोसे ऑर्डर कर दिए क्योंकि बारिश हो रही है। तो वो जो बीच बीच में हम करते हैं वो बहुत ही गलत है। एवरी टाइम वी स्नैक, we create an insulin spike in the body and we put ourselves at high risk of obesity and other diseases. तो सेकंड है कि कम बार, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करें, 2 या 3 बार ही खाएं, इतनी खाने की जरूरत है।
मैम अल्कलाइन वाटर आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अल्कलाइन वाटर हमारी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देता है और हमारी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है? मेरी बॉडी का एक फिक्स्ड पीएच है 7.4 इज दैट्स द पीएच ऑफ माय द ह्यूमन बॉडी। बट अलग अलग सिस्टम्स का पीएच अलग, जैसे स्टमक में एसिड होता है तो 3 होता है करीब पीएच 1 to 3। ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपका पानी साफ़ नहीं है तो आप मिनरल्स वाला पानी पिएं। आप हम कहते हैं कि क्योंकि अब जो पानी का सोर्सेज हैं उतने क्लीन नहीं रहे, तो आप उसको फिल्टर करने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लीजिए जो उसको नरिश कर सके, वाटर को एनर्जाइज कर। Alkaline is a crude way of saying it. Okay. They basically enrich the water with more minerals, more phytochemicals, जो क्योंकि हम RO वगैरह यूज़ करते हैं वो सब निकल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे आजकल RO the new ones are coming with saying mineral guard technology. They are trying to prevent the loss of minerals from water. So आप कहना चाहेंगे कि मिनरल्स इम्पोर्टेंट होते हैं और जो हमारा नेचुरल वाटर सप्लाई है उसमें बहुत मिनरल्स नेचुरली होते हैं, बट जब हम उसको RO के थ्रू रन करते हैं तो वो मिनरल्स डिप्लीट हो जाते हैं। तो जो अल्कलाइन वाटर है वो गट हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, उसकी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है? अल्कलाइन वाटर गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वो आपकी गट को भी नॉर्मल रखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, कुछ ऐसे एरियाज हैं दिल्ली में भी, तो क्या होता है वहाँ पे टॉक्सिन्स हो जाते हैं उस पानी में, हेवी मेटल्स, वो हेवी मेटल्स फिर आप इंजेस्ट कर लेते हैं, तो देन दैट वाटर इज़ नॉट ओके। देन दीज पीपल हैव टू गेट स्पेसिफिकली क्लीनर और अल्कलाइन वाटर। सो मैम इस न्यूट्रिशन वीक के मौके पर आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सके? एक्चुअली तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम एक चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़, थंब रूल बना लीजिए, जब भी आप खाना खाते हैं उस खाने को ये देखिए ये खाना आपको हेल्दी बनाएगा या बीमार बनाएगा। और ये हर किसी को पता है, हम सब जानते हैं कि जो हमारे सामने रखा है वो खाना हमारे लिए हेल्दी है या हमें नुकसान करता है, पर हम अपना इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करते, और जस्ट बिकॉज हमें वो चीज़ पसंद है या हम फ्रेंड्स के साथ हैं या वॉट एवर द सिचुएशन भी, हम बोर हो रहे हैं तो चलो कुछ इंटरेस्टिंग खा लेते हैं, या बहुत काम है तो स्ट्रेस किल करने के लिए कुछ खा रहे हैं, तो वैसा मत करिए। खाने का काम है आपको फ्यूल करना, आपको नरिश करना, और वही खाना आपको नरिश करेगा जो क्लीन हो, जो न्यूट्रिशनली डेंस हो, जो प्रोसेस्ड पैकेज्ड इन कैन ना हो और जो रिफाइंड ना हो। तो हमेशा खाना सही चूज़ करिए, जिसे हम अपनी लाइफ में बाकी सही चीज़ें चूज़ करते हैं। तो choose clean food and eat food which nourishes your body instead of food which makes you sick. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अच्छे हेल्थ टिप्स दिए जिनसे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेनिफिट होगा, इवन हमारे जो सोसाइटी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी जो फैमिली है, इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके दिए गए हेल्थ टिप्स को फॉलो करने से। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, Dipesh. Thank you.